हे दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के बारे में बहुत से लोगों को बहुत से सवाल होते हैं। जब नॉमिनेशन करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई नॉमिनी मतलब लीगल हेयर होता है, और जो नॉमिनी जिसको पैसे मिले हुए हैं उसको लगता है कि भाई मैं इस पैसों का मालिक हूँ। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नॉमिनी के बारे में हमको जानना ज़रूरी है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी वो पर्सन होता है जिसको इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होता है जिसकी असेट है या जिसके पास फाइनेंशियल असेट है, उसके डेथ के बाद जिसको पैसा मिलता है वो नॉमिनी होता है। ये नॉमिनी मतलब क्या लीगल हेयर होता है? तो नहीं दोस्तों, ये नॉमिनी कोई लीगल हेयर नहीं होता है। ये कस्टोडियन की तरह वर्क करता है। ये ट्रस्टी की जैसा होता है। इसका काम होता है कि भी जो असेट उसके पास आई है या जो पैसा उसके पास आया है ऑन डेथ ऑफ ए इन्वेस्टर, वो पैसों को प्रॉपर उनके लीगल हेयर तक पहुंचाने का काम होता है। ये उसकी ड्यूटी होती है, ये उसको करना होता है। तो इस तरह से जो नॉमिनी होता है वो कोई लीगल हेयर नहीं होता है, ओनर नहीं होता है उस प्रॉपर्टी का। उसकी जिम्मेदारी होती है, वो ट्रस्टी होता है, उसको वो पैसा अपने प्रॉपर मालिक के पास पहुंचाना होता है। फिर दोस्तों, ये नॉमिनी क्यों जरूरी है? नॉमिनेशन करना क्यों जरूरी है? जब वो लीगल हेयर नहीं है तो नॉमिनेशन का क्या फायदा है? तो नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है दोस्तों कि भाई इन केस ऑफ डेथ वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं लीगल हेयर के लिए कि भाई वो पैसा क्लेम करने के लिए। जब कोई बंदे का डेथ होता है या कोई एक्सपायर होता है तो उसकी इसमें अगर उसकी प्रॉपर्टी क्लेम करना है तो हमको उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर विल है तो विल चाहिए, वो कोर्ट से प्रोबेट हुआ होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में वो प्रॉपर्टी लीगल हेयर को मिलती है। तो इस तरह से हमको प्रॉपर्टी ईजीली लेते आने के लिए हमको नॉमिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर नॉमिनी कौन हो सकता है? तो नॉमिनी के लिए नॉमिनी कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ट्रस्ट, चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट हो सकती है। फिर कोई रिलेटिव फैमिली मेंबर छोड़कर, जो फैमिली मेंबर मतलब ब्लड रिलेटिव्स, पेरेंट्स से, किड्स से, स्पाउस से, ये छोड़कर भी जो नॉन क्लोज रिलेटिव्स है वो भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट भी हो सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है, ये भी यहाँ पर नॉमिनी हो सकते हैं। तो क्या दोस्तों माइनर भी नॉमिनी हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। विथ गार्डियन होगा उसके साथ में, तो माइनर भी नॉमिनी हो सकता है। क्या एनआरआई भी नॉमिनी हो सकता है? तो वो भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू फीमा गाइडलाइंस और जो भी एक्सचेंज कंट्रोल रूल है उसके हिसाब से, उसके अगर नॉर्म्स में वो फिट बैठता है तो एनआरआई भी नॉमिनी हो सकता है। तो दोस्तों, कौन नॉमिनी नहीं हो सकता है? तो नॉमिनी नहीं होने वाले लोग कौन हैं? तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई भी कंपनी है, एलएलपी है, फर्म है, एचयूएफ है, अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है, अदर देन लाइक प्राइवेट ट्रस्ट वगैरह है। तो ऐसे जो है ये कोई भी नॉमिनी नहीं हो सकते। और तो और अगर कोई गार्डियन है जो माइनर का गार्डियन है, उसके इन्वेस्टमेंट में वो खुद नॉमिनी नहीं हो सकता है। जो माइनर है जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसी के इन्वेस्टमेंट में वो गार्डियन वापस नॉमिनी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये लोग जो है ये नॉमिनी नहीं हो सकते। तो ये नॉमिनी की जरूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है? जनरली फाइनेंशियल असेट्स जो होते हैं वहाँ पर नॉमिनी की जरूरत होती है। जैसे बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डिमैट अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, एनएससी है, केवीपी है, फिर पीपीएफ अकाउंट है, ईपीएफ अकाउंट है, कई लॉकर हैं, कई हाउसिंग सोसाइटी हैं, तो वहाँ पर हो सकता है। क्योंकि जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, लैंड होती है, एग्री लैंड होती है या फिर कोई प्लॉट होता है, तो वहाँ पर नॉमिनी की फैसिलिटी नहीं होती है। वो डायरेक्ट रजिस्ट्री के थ्रू डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पे नॉमिनी नहीं होता है। पर हाउसिंग सोसाइटी जो होती है वहाँ पर राइट जो होता है वो शेयर के थ्रू होता है। वी गेट ए शेयर, एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है हमको उस फ्लैट के लिए या प्लॉट ऑफ लैंड के लिए। तो वैसे केस में हमारा वहाँ पे नॉमिनी हो सकता है। तो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी या फिर जो प्लॉट की सोसाइटी है वहाँ पर नॉमिनी हो सकता है। इंडिपेंडेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, नॉमिनी जो है, ये नॉमिनी क्या एक से ज़्यादा हो सकते हैं?
तो हाँ, डेफिनेटली एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये अगेन डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कहीं कहीं पर 3 नॉमिनी अलाउड होते हैं, कहीं पर 1 होता है, कहीं पर और भी कुछ होते होंगे। तो ये सब इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर 3 नॉमिनी तक जनरली अलाउड होता है। क्या ये नॉमिनी एक साथ में, मतलब इनका सक्सेसिव नॉमिनी हो सकते हैं? मतलब जैसे कि भाई पहले अभी फर्स्ट ये नॉमिनी रहेंगे, ये अगर नहीं रहे तो सेकंड नॉमिनी होंगे, ये अगर नहीं रहे तो थर्ड नॉमिनी होंगे, तो इनको सक्सेसिव नॉमिनी बोलते हैं। तो सक्सेसिव नॉमिनी भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल नॉमिनी भी हो सकते हैं, सक्सेसिव नॉमिनीज भी हो सकते हैं। अगर मल्टीपल नॉमिनीज है तो उसमें हमको शेयर डिफाइन करना होता है कि भाई पहले नॉमिनी को कितना मिलेगा, दूसरे नॉमिनी को कितना मिलेगा, तीसरे नॉमिनी को कितना मिलेगा। अगर हम वहां पर शेयर डिफाइन नहीं करते हैं तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर दोस्तों, नॉमिनी जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर हमेशा, जैसे हमने बोला कि भाई नॉमिनी ये कस्टोडियन होता है या ट्रस्टी होता है, तो ये रूल जो है हमेशा ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगेन ये इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक होता है। तो जैसे इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस अगर है तो वहाँ पर अगर पेरेंट्स है, स्पाउस है या किड्स है, इनमें से अगर कोई नॉमिनी है तो वो डायरेक्ट ओनर होता है। वो उस जो पैसा मिलने वाला है इंश्योरेंस से ऑन द डेथ ऑफ इंश्योरर, अगर उसका पैसा अगर मिलता है तो उसका वो लीगल ओनर भी होता है, लीगल हेयर भी होता है। नॉमिनी प्लस लीगल हेयर काउंट होता है अगर वो रिलेटिव रहेगा तो। वैसे ही केस में ईपीएफ का भी होता है दोस्तों। ईपीएफ में भी अगर ये रिलेटिव्स रहेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, अगर ये ब्लड रिलेटिव्स हैं, अगर वहां पर नॉमिनी है तो वो डायरेक्ट ओनर हो सकते हैं। फिर दोस्तों, एमडब्ल्यूपी पॉलिसी होती है, वुमेन्स के लिए होती है। तो वो जो होती है एमडब्ल्यूपी पॉलिसी, उस पॉलिसी के अंडर में नॉमिनी कौन हो सकता है? किड्स एंड वाइफ ही हो सकते हैं। तो वहां पर वही डायरेक्ट ओनर होते हैं। वहां पर कोई लीगल हेयर दूसरा कोई क्लेम नहीं कर सकता है। जो नॉमिनी है वही लीगल हेयर हो सकता है। फिर दोस्तों, शेयर्स जो है, शेयर्स या डिमैट अकाउंट जो है, वहां पर जो नॉमिनी होता है, क्योंकि ये जो शेयर्स जो होते हैं ये कंपनीज एक्ट के अंडर गवर्न होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जजमेंट भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स में जो नॉमिनी होगा वही उसका ओनर होगा। तो मतलब नॉमिनी के पास गया हुआ पैसा विल नॉट बी एज एन कस्टोडियन, वो उसका लीगल हेयर ही रहेगा, उसको दूसरा कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। तो हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जहाँ पर भी शेयर्स हैं वहाँ पर, या फिर जहाँ पर पॉलिसी है, ईपीएफ है, वहाँ पर नॉमिनी चूज करते समय हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर पर्सन रहे जो कि लीगल हेयर होने वाला हो। फिर दोस्तों, हमको नॉमिनी बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो नॉमिनी बनाते समय हमको मेनली तो पहले तो नॉमिनी का नाम बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, विथ स्पेलिंग सब कुछ बराबर होना चाहिए। फिर उसके साथ में हमने नॉमिनी का कोई लीगल प्रूफ डॉक्यूमेंट जो है, उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये जो है, जो भी डिटेल वहां पर मेंशन कर रहे हैं उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी हमने दे देना चाहिए, सो दैट वो करेक्ट रहे। क्योंकि वहां पर कोई गड़बड़ी हो गई तो वापस अगेन वो सारा कोर्ट प्रोसेस के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट तक आ जाएगा और नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा और वो प्रोसेस अगेन लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए वो भी चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। प्लस जैसे हमने बताया दोस्तों कि नॉमिनी जो होता है वो ट्रस्टी होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो आया हुआ पैसा सब तक बराबर जो लीगल हेयर है उन तक पहुंचाना है। तो ये चीज़ नॉमिनी को पता होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि भाई नॉमिनी के पास पैसा आ गया तो ही सी कि भाई मेरे नाम मुझे नॉमिनी बनाया, मतलब ये पैसा मेरा है, ये ऐसा नॉमिनी को लगता है। पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जो भी नॉमिनी बने उसको ये पता होना चाहिए कि भाई वो ट्रस्टी है और उसका काम है लीगल हेयर तक प्रॉपरली ये पहुंचाना है। फिर दोस्तों, अगर कोई माइनर बना रहे हैं हम नॉमिनी तो उसके साथ में गार्डियन और उसके सारी डिटेल्स भी वहां पर होने चाहिए। फिर दोस्तों, नॉमिनी जो है, नॉमिनी का हमने परसेंटेज जब हम डिफाइन करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई परसेंटेज बराबर आए। कभी कभी परसेंटेज डिक्लेयर करते समय 100 से ऊपर नहीं चला जाए, तो इसीलिए परसेंटेज जो है वो बराबर से डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर लगभग चीज़ें नॉमिनी के रिलेटेड कवर की है। और भी इसके ऊपर आपको कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।